बुरे कर्मों की सजा। नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुरे कर्मों की सजा। आज खुशी के मारे सोहन के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। आखिर पूरे 6 साल के बाद वो अपने देश इंडिया वापस जा रहा था। दरअसल करीब 1 साल पहले की बात है। उसके दादाजी के सीने में तेज दर्द उठने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। मृत्यु के करीब 2 दिन पहले ही उसने अपने दादाजी से वीडियो कॉल पर बात करी थी। उसके दादू के आखिरी शब्द उसके कानों में बार बार गूंज रहे थे। बेटा, तुम्हें डॉक्टर बने देखना तुम्हारे माँ बाप का सपना था। उसने सपने को जरूर पूरा करना और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना। और हाँ, मेरे जाने के बाद अपनी दादी का बहुत ख्याल रखना। 2 दिनों के बाद जब उसे पता चला कि उसके दादाजी नहीं रहे तो वो इंडिया भी नहीं जा सका, क्योंकि उस समय उसके एग्जाम चल रहे थे। अपने दादू की मौत की खबर सुनकर सोहन पूरी तरह से टूट चुका था। उसकी पढ़ाई में भी मन नहीं लग रहा था, लेकिन अपने दादू के आखिरी शब्द उसको रह रह कर परेशान कर रहे थे कि अपने माँ बाप के आखिरी सपने को ज़रूर पूरा करना। दरअसल आज से 6 साल पहले सोहन के विदेश जाने से कुछ समय पहले ही एक रोज दुर्घटना में सोहन के माँ बाप की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई थी। सोहन के पिताजी स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करते थे। उनका हमेशा सपना था कि सोहन पढ़ लिख कर बहुत बड़ा डॉक्टर बने। उसके माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए उसके दादा दादी ने उसे पढ़ने के लिए विदेश भेज दिया। और आज पूरे 6 सालों के बाद वो अपने घर इंडिया वापस आ रहा था। सोहन फ्लाइट में बैठे बैठे सोच रहा था, दादी मुझे अचानक अपने सामने देखकर कितनी खुश हो जाएगी। मैं तो पूरी नहीं समाएगी और उन्हें जब मालूम होगा कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका हूँ और मेरी जॉब इंडिया में ही लगी है, तो खुशी के मारे अपनी छड़ी उठाकर ही नाचने लगेगी। अपनी दादी के बारे में सोचते सोचते सोहन कब इंडिया पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जब सोहन अपने घर पहुंचा, उसने जैसे ही घर की डोर बेल बजाई, दरवाजा उसके भतीजे ने खोला। बच्चे उस समय हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे। पहले तो वो अपने चाचू को पहचान ही नहीं पाए, लेकिन थोड़ी ही देर में चाचू चाचू कहकर सोहन की ओर दौड़ते हुए आए और उनसे लिपट गए। बच्चों की आवाज़ सुनकर सोहन की भाभी आंचल बाहर हॉल में आई। सोहन को देखते ही आंचल के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, जैसे काटू तो खून नहीं। वो सोहन को देखकर बोली, अरे देवर जी, आप अचानक यहाँ? आपने आने से पहले बताया भी नहीं कि आप आने वाले हैं। अरे बता दिया होता तो मैं आपके भैया को लेने के लिए एयरपोर्ट भेज देती, लेकिन आपने तो कहा था पढ़ाई पूरी होने के बाद कुछ साल आप विदेश में रहकर ही ट्रेनिंग करेंगे। सोहन ने कहा, हाँ भाभी, पहले तो मेरा मन यही था, लेकिन फिर मेरा मन अपने परिवार के बिना लग भी नहीं रहा था, इसलिए मैंने इंडिया में जॉब करने के लिए अप्लाई कर दिया। अब आपका देवर यही रहकर लोगों की सेवा करेगा। ये सुनते ही आंचल एकदम से छटपटा गई। दरअसल मैं दादी को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं भारत वापस आ रहा हूँ। अच्छा भाभी, मैं अभी दादी के कमरे में जाकर उनको सरप्राइज देकर आता हूँ। सोहन अपनी दादी के कमरे में गया। दादी माँ, देखो आपका पोता आपके पास वापस आ गया। सोहन ने पूरा कमरा छान लिया, पर उसकी दादी कहीं दिखाई नहीं दी। जब पूरे घर में भी दादी दिखाई नहीं दी तो बेचैन होकर सोहन अपनी भाभी के पास गया। वो अपनी भाभी से पूछ ही रहा था, तभी उसका भतीजा पीछे से आया और बोला, चाचू आप किसे ढूंढ रहे हैं? बड़ी दादी अब हमारे साथ नहीं रहती है। तभी सोहन गुस्से भरी नजरों से आंचल की ओर देखते हुए बोला, भाभी ये छोटू क्या कह रहा है? तभी आंचल चाय का कप टेबल पर रखते हुए बोली, अरे देवर जी, ये बच्चे तो कुछ भी बोल देते हैं। आंचल ने हड़बड़ाते हुए कहा और छोटू का आंख दिखाकर बाहर जाने के लिए कहा। तभी सोहन बोला, लेकिन भाभी, दादी को मैंने पूरे घर में ढूंढ लिया, लेकिन दादी मुझे कहीं दिखाई नहीं दी, क्यों? तभी उसकी भाभी दबी हुई आवाज़ में हड़बड़ाते हुए बोली, अरे देवर जी, आपको फ़ोन पे बताया तो था कि आपकी दादी अपनी सहेलियों के साथ 4 धाम की यात्रा पर गई है, पर यात्रा पर तो भाभी दादी 2 महीने पहले गई थी। अब तक तो उन्हें वापस आ जाना चाहिए था, और मैं कितने दिनों से दादी को फ़ोन लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, पर हर बार दादी का फ़ोन स्विच ऑफ आता है।
अरे देवर जी, आप चिंता मत करिए, आप तो जानते हैं पहाड़ों पे नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है, इसलिए दादी का फ़ोन नहीं लग रहा होगा। अभी कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया था और वो कह रही थी अभी उन्हें 1 महीने और लग जाएगा और यह एकदम ठीक ठाक है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। इतना कहकर आंचल रसोई में खाना बनाने के लिए चली गई और सोहन थोड़ी देर के लिए अपने माँ बाबूजी के कमरे में चला गया। वहाँ लगे अपने बाबूजी माँ की तस्वीर को देखते ही उसकी आंखों में आंसू बहने लगे और अपने माँ बाबूजी की तस्वीर से बातें करने लगा। देखिए माँ बाबूजी, आज आपका बेटा आपका सपना पूरा करके अपने घर वापस आ चुका है। आज आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है। रोते रोते सोहन को वो दिन याद आने लगे जब उसने अपने परिवार वालों को यह खबर सुनाई थी। वो आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए उसका एडमिशन विदेश के एक बहुत बड़े कॉलेज में हो चुका था। यह सुनते उसके पिताजी ने पूरे स्कूल में मिठाइयाँ बांटी थी। वहीं दूसरी ओर उसके मन में अपने बेटे से दूर होने की पीड़ा थी। उनके चेहरे पे साफ साफ झलक रही थी और दादी माँ तो उसके विदेश जाने की बात सुनकर ही बहुत उदास हो गई थी और रो रो कर उन्होंने अपना बुरा हाल कर लिया था, क्योंकि बचपन से ही सोहन का अपनी दादी के साथ कुछ ज़्यादा ही खास लगाव था। सोहन बचपन से ही अपनी दादी का लाडला था। दादी के हाथों से खाना, दादी के संग पार्क में घूमने के लिए जाना, रात को अपनी दादी के संग कहानी सुनते हुए सोना और अपनी दादी के हाथ का बादाम वाला हलवा तो उसे बहुत ही पसंद था। सोहन का एक बड़ा भाई है रोहन, जिसकी अपने कपड़े की एक बहुत बड़ी दुकान है और आंचल उसके बड़े भाई रोहन की पत्नी है। रोहन सोहन की माँ सुनीता जी थोड़ी बीमार सी रहती थी, इसलिए उसने घर के काम ज़्यादा नहीं हो पाए थे और दादी बिना छड़ी के सहारे के वो चल भी नहीं पाती थी। लेकिन संयुक्त परिवार था और सभी एक दूसरे का अच्छे से ध्यान रखते थे। सोहन की माँ बाबूजी अपने माता पिता की बहुत सेवा किया करते थे, लेकिन उनका एक्सीडेंट हो जाने के बाद सारी जिम्मेदारी सोहन के दादी दादू के कांधों पे आ गई थी। जिस दिन सोहन विदेश जाने के लिए घर से निकल रहा था तो उसकी दादी ने आशीर्वाद के तौर पे भगवान श्री कृष्ण का लॉकेट उसके गले में पहना दिया और आंसुओं से भरी आंखें लिए बड़ी सी प्यार से उसकी तरफ उसके दादाजी ने कहा, बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं अपने माँ बाप का सपना पूरा करो। तुम्हारी दादी का ख्याल हम सब लोग मिलकर यहाँ पर रख लेंगे। और सबका आशीर्वाद लेकर सोहन ने खूब मन लगाकर विदेश में पढ़ाई करने लगा और अपनी पार्ट टाइम जॉब से जो पैसे कमाता उसका कुछ हिस्सा हर महीने अपने घर पे भेज दिया करता था। अक्सर वो अपनी दादी से वीडियो कॉल में बात किया करता था, परंतु पिछले 2 महीने से कुछ ऐसा हो रहा था कि उसकी दादी माँ से बात ही नहीं हो पा रही थी। अब घर वालों से पूछने पर हमेशा यही जवाब आता कि दादी तीर्थ यात्रा के गई हुई है। सोहन लगातार अपने माँ बाबूजी की तस्वीर को एक तक निहारता जा रहा था। तभी आंचल कमरे में आई और बोली, देवर जी खाना तैयार हो गया है, हाथ मुँह धोकर खाना खाने के लिए आ जाइए। लेकिन सोहन अपनी दादी से इतने वर्षों के बाद मिलने का जो उत्साह लेकर आया था वो सारा उसका उत्साह ठंडा पड़ चुका था। इतने में उसका भतीजा छोटू उसके पास आया और बोला, चाचू आप हमारे लिए विदेश से क्या लाए हो? सोहन ने बैग में से कुछ बहुत सारे खिलौने और कपड़े चॉकलेट निकाल कर बच्चों को दिए बिना दादी के सोहन को पूरा घर काटने के लिए दौड़ रहा था। रात को जब उसका बड़े भाई रोहन दुकान से घर वापस आया तो वो अपने छोटे भाई को देखकर चौंक गया। फिर दोनों भाइयों ने बैठकर आपस में खूब बातचीत की। जब भी वो अपने बड़े भाई से दादी के बारे में कोई भी बात करता तो रोहन बात को घुमा फिरा कर कहीं और ले जाता। सोहन को अपने बड़े भाई भाभी का व्यवहार कुछ अजीब सा लग रहा था। वो दोनों दादी के बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहती थी। जब भी सोहन दादी के बारे में कोई भी बात करता तो उसके भैया भाभी हड़बड़ा जाते थे। सोहन को अपने भैया भाभी के व्यवहार से कुछ तो गड़बड़ नजर आ रहा था। दूसरे दिन सोहन ने अपने माँ बाबूजी की तस्वीर के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और अस्पताल के लिए निकल गए। जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो हॉस्पिटल कर्मचारियों ने हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। सोहन जैसे अपनी केबिन में पहुंचा तो सबसे पहले उसने दीवार पर
अपने माँ बाबूजी की तस्वीर लगाई ताकि उसके माता पिता का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा रहे। तभी सोहन अपने पिताजी की तस्वीर के सामने खड़े होकर उनसे कहने लगा, देखिए बाबू पिताजी, मैं आपके सपने को पूरा करके दिखाया हूँ। आज आपका बेटा बहुत बड़ा डॉक्टर बन चुका है और यहाँ पर सभी लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं। सोहन को भी मरीज का दुख दूर करके बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। शाम के समय जब सोहन मरीज को देखने के लिए राउंड पर गया तो अस्पताल के बेड पर लेटी एक बूढ़ी औरत को देखकर उसका दिल करुणा से भर गया। उस बूढ़ी औरत को देखकर उसे ऐसा लगा कि जैसे वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। जगह जगह से उसकी साड़ी फटी हुई थी। उसने अपने सर को साड़ी के पल्लू से ढका हुआ था। साड़ी के फटे हुए पल्लू से तारों की तरह टिमटिमाते हुए बाल चमक रहे थे। उस बूढ़ी औरत को देखकर सोहन दूर खड़ा बस उसे निहारता जा रहा था। उस बूढ़ी औरत को देखकर सोहन को कुछ आकर्षण सा महसूस हो रहा था। वो जैसे ही उसके पास जाने लगा वैसे ही सोहन के फोन की घंटी बजी और वो बात करते करते अपने केबिन की ओर जाने लगा। तभी अचानक सोहन के कानों में एक अद्भुत आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा अस्पताल की एक नर्स अधमरी उम्र की सफाई कर्मचारी पर जोर जोर से चिल्ला रही थी, जब तुम लोगों से काम नहीं होता है तो यहाँ नौकरी करने के लिए क्यों चले आती हो? घर क्यों नहीं बैठा जाता? ढंग से न झाड़ू करती हो न पोछा करती हो, बस मुफ्त की पगार लेने के लिए आ जाती हो। वे बेचारी महिला सफाई कर्मचारी सर झुकाए चुपचाप उसकी बातें सुनते जा रही थी। यह देखकर सोहन को बहुत बुरा लग रहा था। जैसे उस नर्स को शांत कराने के लिए वो आगे गया तो वहाँ खड़ी सफाई कर्मचारी को देखकर उसे अपनी दादी की छवि नजर आने लगी। फिर मन ही मन सोचा, यहाँ मेरी दादी कैसे हो सकती है? सोचते ही वो जैसे ही थोड़ा सा नज़दीक गया अचानक उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उस बूढ़ी औरत को देखकर सोहन के तो होश ही उड़ गए। सफाई कर्मचारी कोई और नहीं बल्कि सोहन की दादी माँ थी। उसकी दादी माँ की आंखें से लगातार आंसू बहे जा रहे थे। कपकपाते हुए हाथों से वह पूरे अस्पताल की झाड़ू लगा रही थी। तभी वो नर्स उस बूढ़ी औरत से बदतमीजी से बोल रही थी, आज ही मैं तुम्हें बड़े सर से कहकर नौकरी से निकलवा दूंगी। तभी सोहन के सर का बांध टूट गया और वह नर्स पर चिल्लाते हुए बोला, नौकरी से तो मैं तुम्हें निकलवाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ समान इतनी बड़ी औरत से ऐसी बात करने की? क्या तुम अपने घर में अपनी माँ अपनी दादी से इसी तरह से बात करती हो? देखो तो सही, इतनी उम्र में भी उन्हें काम करना पड़ रहा है। कितनी मजबूर रही होगी इनकी। और यह कोई सफाई कर्मचारी नहीं है बल्कि यह मेरी दादी माँ है। ये सुनते ही उस नर्स को तो पसीने छूट गए और वहाँ मौजूद सभी लोग हैरानी से सोहन की ओर देखने लगे। तभी सोहन के मुंह से निकला, दादी माँ आप यहाँ इस हालत में क्या कर रही हैं? आप तो चारों धाम की यात्रा पे गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? अपने पोते की आवाज़ सुनकर उस बूढ़ी औरत ने हाथ में पड़ी हुई झाड़ू को फेंका और जाकर अपने पोते के गले लगकर फुट फुट के रोने लगे। अपने पोते को डॉक्टर बना देख उसकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। बड़े प्यार से बूढ़ी औरत ने अपने पोते के चेहरे को सहलाकर उसे खूब आशीर्वाद दिया और खूब प्यार किया। लेकिन सोहन के दिमाग में हजारों सवाल उमड़ रहे थे। वो बोला, दादी माँ आप बिल्कुल अब चिंता मत करिए, आपका पोता वापस आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। सोहन अपनी दादी माँ को अपने केबिन में ले कर चला गया। पहले उन्हें अच्छे से हाथ धुलाकर पानी पिलाया। फिर उसने अपनी दादी माँ से पूछा, दादी माँ आप तो तीर्थ यात्रा के लिए गई हुई थी ना, तो फिर यहाँ पर कैसे आ गई? आज आप कुछ मत छुपाइए, मुझे सारी बात सच सच बताइए। आखिर आपकी यह हालत कैसी हो गई? घर पे भैया भाभी ही तो बोल रहे थे कि आप अपने पड़ोसियों के संग तीर्थ यात्रा के लिए निकली हैं। मैं भी आपको कितने दिनों से फ़ोन लगा रहा हूँ पर हर बार आपका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैं तो यहाँ आपको सरप्राइज़ देने आया था, लेकिन यहाँ आकर तो मैं हो गया। तभी दादी माँ ने रंधे गले से कहा, बेटा
तेरे दादाजी के जाने के बाद तेरे बड़े भाई रोहन ने तेरे दादाजी के पूरे कारोबार को हथिया लिया। और बेटा तू तो जानता ही है, तेरे दादाजी के पास जितनी भी जमा पूंजी थी वो उन्होंने इस घर को बनाने में खर्च कर दी। अपने बुढ़ापे के लिए कुछ ही पैसे जोड़ कर नहीं रखी थी, लेकिन अब तेरे दादाजी के जाने के बाद मेरे दवाइयों के लिए और छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए पैसे चाहिए होते थे, तो तेरे भाई भाभी के हाथ आगे फैलाना पड़ता था और उनको तो दवाई के लिए 10 देने में भी आफत आ जाती थी। बहू आंचल जब देखो दिन रात बस शॉपिंग में लगी रहती है, किटी पार्टियाँ कर रही थी, होटल में खाना, नए नए कपड़े पहनना। उसके खर्चों से तो तेरे भाई बड़े भैया को कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जहाँ मेरी दवाइयों की बात आती वही घर में बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाता। पहले तो आंचल बहू घर में थोड़े बहुत काम करवाती, लेकिन फिर बाद में बोलने लगी, अगर काम नहीं करोगे तो खाने को नहीं मिलेगा, मुफ्त में बैठे बैठे मैं आपको रोटियां नहीं दूंगी। इस पापी पेट को भरने के लिए तेरे भाभी की हर बात मुझे माननी पड़ती थी। धीरे धीरे करके उसने घर के सारे काम में मेरे ऊपर छोड़ दिए। मैं सिर्फ सोहन और बच्चों के लिए खाना बनाती थी, बाकी घर का झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़ा धोना, साफ सफाई जैसे सारे काम मुझे करवाया करती थी। और खाने के नाम पे जो रात का बासी कुछ बच जाया करता था वो फिर 10 बार हाथ जोड़ के मांगने पे मिलता था। एक बार मेरे दांतों में बहुत तकलीफ हो रही थी और ठंडी बासी रोटी मेरे दांतों से चबाई नहीं जा रही थी, तो मैंने अपने लिए जरा सी खिचड़ी बना ली, तो तेरी भाभी ने मुझे धक्का देकर कमरे में बंद कर दिया। खा बुढ़िया, चुपचाप पड़ी रहा यहाँ पर, जब देखो तेरी जीभें चटोरे की ही मांगती रहती है। अब देखती हूँ कहाँ से खाएगी खिचड़ी बनाकर। अरे पैसे के पेड़ पे होते हैं जो अपने लिए खिचड़ी बना रही है। न जाने इतनी सी बात के लिए बहू ने मुझे इतना सुना दिया और कहने लगे, मर क्यों नहीं जाती, कब तक मेरी छाती में मूंग तलती रहोगी। अब चुपचाप पड़ी रही अपने कमरे में, वरना कहीं मर जा, इस घर में बाहर निकाल दूंगी। और तेरा बड़ा भाई रोहन, उसे तो मेरे होने न होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता था, वो हमेशा आंचल का ही साथ देता था। और वो या कहते कहते दादी माँ फूट फूट के रोने लगी। तभी सोहन दादी माँ की आंखों से आंसू को पोंछते हुए कहने लगा, दादी माँ और क्या क्या किया भैया भाभी ने आपके संग, आज मुझे सारी बात खोल कर बता दीजिए। बेटा मेरे ऊपर क्या गुजरे यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। 2 वक्त की रोटी भी मुझे बहुत मुश्किल से मिलती थी, कभी कभी तो 1 गिलास पानी पीकर ही पूरा दिन निकालना पड़ता था। एक दिन मैंने बहू से कहा, बहू मेरी तबीयत आज कुछ ज़्यादा ठीक नहीं लग रही है, थोड़ी सी खिचड़ी बना दो। थोड़ी सी खिचड़ी मांगने पर बहू ने घर में हंगामा खड़ा कर दिया और कहने लगी, कोई काम धंधा तो करती नहीं है, बस बैठे बैठे खाने के लिए चाहिए, जब देखो मेरी छाती पे मुँह जलती रहती हो। अब देखो आए दिन तो बीमार पड़ी रहती हो, कभी कहती हो मेरी दवाइयाँ ला दो, कभी कहती हो मेरे लिए खिचड़ी बना दो। अरे नौकरानी समझ रखा है क्या आपने मुझे, जो अपने ऑर्डर दिया है और मैंने पूरा कर दिया। अरे मुझे नहीं होगी आपकी सेवा, चलने क्यों नहीं चाहती हमारे घर को छोड़कर, खुद ही शांति से जियो और हमें भी जीने दो। तभी बहू रोहन से बोली, आप इन्हें किसी वृद्धाश्रम में क्यों नहीं छोड़ आते हैं, मैं आपकी दादी की और सेवा नहीं कर सकती। बहू के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे रोहन उसे अभी जोरदार थप्पड़ लगाकर कहेगा, यह मेरी दादी माँ है, इसके बारे में ऐसी बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। लेकिन बेटा मैं तो हैरान ही रह गई यह देख कर कि रोहन को तो बहू की हर बात सही लगती थी। बेटा बहू से तो क्या शिकायत करें, जब पोता ही अपना न रहा तो। दिनों बाद रोहन एक दिन मेरे पास आया और कहने लगा, दादी दिल्ली में रहने वाले अपने मित्र से आपकी तबीयत के बारे में बात की है, वो दिल्ली के बड़े अस्पताल में काम करता है, उसने डॉक्टर से कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है, आप कल तैयार हो जाना, मैं आपके चेकअप कराने के लिए आपको कल दिल्ली लेकर जा रहा हूँ। हो सकता है वहाँ भी 2-4 दिन रुकना पड़ जाए, इसलिए आप अपने 2-3 जोड़ी कपड़े रख लेना और अपनी ज़रूरत का भी जो भी सामान हो थोड़ा बहुत वो भी रख लेना। रोहन के मुंह से इतने प्यार भरी बातें सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे रोहन को मुझ पर रहम आ गया
और वो सचमुच मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहता है। अपने पोते का यह प्रेम देखकर मेरा दिल भर आया और इसलिए मैं जल्दी से पैकिंग करके अगले दिन आंचल और रोहन के संग गाड़ी में बैठकर यहाँ आ गई। दिल्ली पहुंचकर जब डॉक्टर से चेकअप करवा कर हम बाजार आए, डॉक्टर ने जो दवाइयाँ लिखी थी वो रोहन ने कहा, दादी यह दवाइयाँ हमारे यहाँ पर नहीं मिलेगी, आप यहाँ पे बेंच पे बैठ जाइए, मैं सारी दवाइयाँ लेकर आता हूँ। यह कहकर वह दवाई लेने के लिए निकल गया। मैं उस बेंच पे बैठे बैठे उसका इंतज़ार करती रही, पर वो दोनों लौट कर वापस नहीं आए। वहाँ पर बैठे बैठे हमें तो ऊपर से रात होने को आई थी, लेकिन उन दोनों का कुछ भी अता पता नहीं था। अस्पताल के बाहर घबराई हुई बेंच पे बैठी हुई आने जाने वाले लोगों से अपने पोते के बारे में पूछ रही थी। सभी घबराहट और बेचैनी की वजह से मुझे चक्कर आने लगे और मैं वहीं बेंच पे ही सो गई। जब होश आया तो देखा काफ़ी रात हो चुकी थी और फिर मुझे समझते देर नहीं लगी कि रोहन डॉक्टर को दिखाने के बहाने मुझसे छुटकारा पाना चाहता था। इस बेसहारा बूढ़ी दादी को इतनी बड़े शहर में भीख मांगने के लिए छोड़कर चला गया। तेरा भाई आंचल बहू ने जो उस दिन कहा था, तेरे भाई से उस सच को साबित कर दिया। अपने भाई भाभी के करतूत सोहन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। सुनीता जी आंखों में आंसू भरे हुए बोली, बेसहारा छोड़ने से पहले उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा, बेसहारा अनाथों की तरह छोड़कर चला गया। दादी माँ सोहन की कांधे पे सर रखकर फुट फुट के रोने लगा। रोते रोते कह रही थी कि आखिर हमारी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी। अरे तुम्हारे पापा के जाने के बाद हम तुम दोनों बच्चों को एक समान ही प्यार किया और मैं दादू ने तो उस घर को खरीदने में अपनी पूरी जमा पूंजी लगा दी थी। बेटा अब ना तो मेरे पास पैसे थे और ना ही घर था, बस तेरे दादाजी की दी हुई गले में एक सोने की चैन पहनी हुई थी। तभी हॉस्पिटल के बाहर खड़े हुए कर्मचारियों ने मुझे रोता हुआ देखकर पूछा, माँ जी मैं देख रहा हूँ आप यहाँ सुबह से बैठी बैठी रो रही हैं। तब मैंने उसी सारी बात बता दी। उसने कहा, माँ जी यह तो यहाँ पर आए दिन ही होता रहता है, यह कोई नई बात नहीं है। जब मैं उससे कहा, बेटा अब मैं क्या करूँगी, तब उसने मुझसे कहा, माँ जी अगर मैं आपको एक सलाह दूँ तो आपको सही लगे तो मान लेना। अगर आप यहाँ पर नौकरी कर लोगी तो आपको रहने के लिए या अस्पताल की तरफ से एक क्वार्टर मिल जाएगा, जिससे आपको काम के साथ साथ रहने का भी बंदोबस्त हो जाएगा। मैंने उसकी बात मान ली और मुझे हॉस्पिटल की तरफ से क्वार्टर और नौकरी दोनों ही मिल गए। चैन को बेचकर मैंने अपने खाने पीने का इंतज़ाम कर लिया था। बेटा इतना लाचार मैंने अपने आप को कभी महसूस नहीं किया था। यह कहते कहते दादी मैं बेहोश हो गई। दादी की ऐसी हालत देखकर सोहन घबरा गया। फिर उसने बोतल से थोड़ा सा पानी लेकर दादी माँ के मुँह पे छींटे मारे और दादी माँ होश में आ गई। दादी के होश में आती सोहन ने दादी को कस के गले से लगा लिया और कहने लगा, दादी आपको मैं कुछ नहीं होने दूंगा। फिर सोहन ने अपने स्टाफ से कहकर दादी के लिए कैंटीन से जूस मंगवाया। दादी आपको जितनी तकलीफ सहनी थी आपने सह ली, अब तकलीफ सहने की बारी भैया भाभी की है। सोहन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। सोहन ने अपनी दादी से कहा, दादी आप बिल्कुल चिंता मत करिए, अब आपका दूसरा पोता आ गया है। तभी सोहन अपनी दादी से बोला, दादी माँ अब आप हम लोग अपने घर चलेंगे। घर जाने के बाद सुनकर दादी माँ थोड़ी सी डर गई, क्योंकि वो इस महल में वापस नहीं जाना चाहती थी यहाँ उनके साथ कुत्तों से बदतर व्यवहार किया जाता हो। उनके अंदर और अपमान सहने की हिम्मत नहीं थी। तभी सोहन बोला, दादी माँ आप डरिए मत, वह आपका और दादू का घर है, उस घर को आपको कोई नहीं निकाल सकता। पर तो यह लोग हैं जो आपके घर पे रह रहे हैं, अगर किसी को घर छोड़कर जाना है तो वो लोग जाएंगे, आप नहीं। अब बिल्कुल भी चिंता मत करिए कीजिए, मैं आपके साथ ही हूँ। तभी सोहन अपनी दादी माँ को गाड़ी में बैठाकर घर पहुँचा, लेकिन अपने भैया भाभी को सबक सिखाने के इरादे से वो पहले अकेले ही घर के अंदर गया। उसने दादी माँ को गाड़ी में ही बैठा हुआ छोड़ दिया। घर में उसके भैया भाभी की एनिवर्सरी पार्टी चल रही थी। आंचल और रोहन अपने दोस्तों के साथ नाच गा रहे थे। बहुत ही तेज आवाज़ में म्यूजिक बज रहा था। सबसे पहले सोहन ने घर में घुसते ही म्यूजिक को बंद कर दिया।
तभी आंचल झुंझलाते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है देवर्षि। सोहन ने कहा, आप लोगों के सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा, पहले मुझे यह बताइए कि मेरी दादी माँ कहाँ पर है। मुझे अभी के अभी अपनी दादी माँ से बात करनी है। तभी उसका बड़ा भाई बोला, तुम्हें कितनी बार बताया है कि वो तीर्थ यात्रा पर गई हुई है। अच्छा, लेकिन उस दिन भाभी ने तो कहा था कि वो हरिद्वार गई हुई है। यह सुनकर उसका बड़ा भाई रोहन घबरा गया। धीरे धीरे करके सोहन ने का सबर का बांध टूट गया और वो अपने बड़े भाई से चिल्लाते हुए बोला, कितना झूठ बोलोगे आप दोनों। अरे सब सच क्यों नहीं बताते थे। आपने उनको धोखे से घर से बाहर निकाल फेंक दिया। तभी सोहन ने अपनी दादी माँ को आवाज़ लगाकर घर के अंदर बुलाया और अपनी दादी माँ सुनीता जी को देखते ही रोहन और आंचल के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर में घुसती दादी माँ ने रोहन के गाल पे एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। घर में उपस्थित सभी मेहमान यह सारा नज़ारा देख रहे थे। जो लोग अभी तक उनसे हंसकर बातें कर रहे थे और उनसे साथ पार्टी का आनंद ले रहे थे, वो लोग अब उन्हें घृणा भरी नज़रों से देख रहे थे। तभी रोहन के एक दोस्त ने कहा, यार मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे जो दादी ने तेरे लिए सब कुछ किया, तो उस दादी को घर से बेदखल कर दिया। यार तूने अपना नसीब अपने ही हाथों से खराब कर लिया। नहीं चाहिए मुझे तू जैसा जो दोस्त जो अपने बड़ों का आदर और सम्मान ही ना कर सके। यह कहकर सारे दोस्त अपने अपने घर चले गए। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी हाजिर हो गई। तब सोहन ने कहा, इंस्पेक्टर साहब यही वह लोग हैं जिन्होंने मेरी दादी का जानवर से बदतर हाल कर दिया था। इन्हें ये घर से निकाल कर बीच रास्ते पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। जिस घर और दुकान पे मेरे बड़े भाई भाभी ने कब्जा कर रखा है वो मेरे दादू और दादी की है। जैसे ही रोहन और आंचल ने पुलिस को देखा, उसके तो पसीने ही छूट गए, मानो जैसे काटो तो खून नहीं। उन्हें तो दिन में तारे नजर आने लगे। वो दोनों झट से दादी माँ के पैरों में गिर गए और बोले, दादी माँ हमें माफ़ कर दीजिए, नादानी में हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी सुनीता जी ने कहा, जो गलती तुम लोगों से हुई है उसके लिए मैं क्या भगवान भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेंगे। अब मेरा केवल एक ही पोता है सोहन। तभी पुलिस इंस्पेक्टर बोला, अब चलिए बाकी की बातें जेल में चलकर करेंगे। पुलिस के मुँह से ऐसी बातें सुनकर आंचल कपकपाती हुई आवाज़ में बोली, प्लीज़ दादी माँ हमें सुधरने का एक मौका दीजिए। इतनी पत्थरदिल मत बनिए, आप भी एक माँ है। हमें अच्छा पुलिस पकड़ कर ले गई तो हमारे बच्चों का क्या होगा। दादी माँ किसी को भी सुधरने का एक मौका तो ज़रूर मिलना चाहिए, हमारे लिए नहीं लेकिन हमारे बच्चे के लिए ही हमें एक मौका दे दीजिए। तभी पुलिस रोहन और आंचल को पकड़ कर ले जाने लगी। तभी सुनीता जी ने पुलिस इंस्पेक्टर को रोक लिया और कहा, अपनी कंप्लेन में वापस लेती हूँ। यह सुनते ही आंचल और रोहन खुशी से खुश हो गए। फिर सुनीता जी ने कहा, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तुम्हें यह नया जीवन सिर्फ और सिर्फ मैं बच्चों की वजह से दे रही हूँ। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी गलती की सज़ा इन छोटे छोटे बच्चों को मिले। मैं तुम्हारे बच्चों से उनके माँ बाप का साया नहीं छीनना चाहती, लेकिन भगवान से दुआ करना, तुमने जो हमारे साथ किया वही बड़े होकर तुम्हारे बच्चे तुम्हारे संग ना करें। और हाँ, हो सके तो अपने बुढ़ापे के लिए थोड़े से पैसे जोड़कर ज़रूर रखना। जो गलती हमने की वो तुम मत करना, क्योंकि अब वही बच्चे जिनके ऊपर हम अपनी सारी जमा पूंजी खर्च कर देते हैं, भाई बड़े एक वक्त की रोटी के लिए भी तरसा देते हैं। तभी सोहन भड़कते हुए बोला, दादी माँ ने आपको माफ़ जरूर कर दिया, लेकिन आपको इस घर में रहने की परमिशन नहीं है। आप अभी के अभी अपना सारा सामान पैक करो और निकल जाओ हमारे इस घर से। आपका साया भी मैं इस घर में नहीं पटने दूंगा। तभी आंचल गिड़गिड़ाते हुए बोली, दादी माँ हम अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे, ज़रा तो सोचिए, हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तभी सोहन बोला, आपने दादी माँ को वहाँ रोड पे छोड़ने के पहले यह सब सोचा था। भाभी इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, आपको यह घर छोड़कर जाना ही होगा। रोहन और आंचल की दादी और सोहन के आगे एक न चली और उन दोनों को उनका घर छोड़कर जाना ही पड़ा।
अब सोहन और सुनीता से यानी रोहन की दादी माँ खुशी खुशी उस घर में रहने लगे। सुनीता जी ने सोहन की शादी भी कर दी। अब सोहन की पत्नी उसकी दादी की बहुत सेवा करती और प्यार से उनके रिश्ते आगे चला रही थी। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।